नमस्कार मेरे प्यारे साथियों को, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपनी 7th क्लास की जो पॉलिटी उसका 4th चैप्टर कवर अप करेंगे। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। भाई लड़के और लड़कियों में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ये भेदभाव करते हुए चलते हैं। भाई लड़कों को खेलने के लिए भाई बैट वगैरह इस टाइप से खिलौने दिए जाते हैं, लड़कियों को भाई खेलने के लिए क्या, भाई गुड़िया इस टाइप से खिलौने दिए जाते हैं, जो स्टार्टिंग से उनके साथ भेदभाव करते हुए चलते हैं। ठीक है। लड़कों को क्या बोलते हैं हम, भाई रोते नहीं, आप तो लड़के हो। लड़कियों को क्या सुशील बोला जाता, सुंदर बोला जाता है। स्टार्टिंग से उनके साथ बात चलता रहता। और हम इस पाठ अध्याय में यह भी पढ़ेंगे कि भाई औरतों में और मर्दों में जो लेडीज और जेंट उनमें भी क्या फ़र्क होता है, क्या होता है आगे चल के। भाई जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बाहर नौकरियां करते हैं और जो लेडीज़ घर पर काम करते हैं उनके काम को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। लेकिन वो जो काम करते हैं वो बहुत थकाने वाला काम होता है, न ही उनको कोई टाइम बंधा होता है। वो सुबह से लगकर और शाम तक अपने कार्य को करती हैं। चलो भैया हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अब। 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। ये पूछा जाता है भाई आपसे, समोआ द्वीप कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में। ठीक है। सामोअन समाज पर किस किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करने जैसे। ठीक है। वो क्या करते थे भाई, अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी देखभाल करते थे और घर का काम करते थे। और आगे चलते हैं भाई, द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं का पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माता या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते। यह जिम्मेवारी जो भी उनसे उम्र में बड़े होते थे ना, जो 5 साल के बच्चे होते थे, उनको दे दिया जाता। या कोई लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे जो लगभग 5 साल के होते थे। ठीक है। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, बगानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। ठीक है। खाना पकाने का काम अलग से बनाई गई रसोई घरों में ही होता था, जब लड़कों को ही अधिकांश काम करने होते था। घरों में ही होता था जब लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। ठीक है भाई। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। अब एक मध्य प्रदेश का आपको अध्ययन दे दिया। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन में लिया गया है। लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर, ठीक है, पसंद करती थी, क्योंकि भाई उन्हें डर रहता था भाई कोई उनको किन नज़रों से देख रहा है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूलों से बिल्कुल अलग होते थे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। ठीक है भाई। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। वे उनके मैदान क्या होते थे, ज़्यादातर बड़े लंबे चौड़े होते थे। ठीक है। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं भाई उनको कोई छेड़खानी वगैरह इस टाइप से ना करे, इसलिए ऐसा किया जाता था। जो स्कूल से लगा हुआ तो होता था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरे गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर जाने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने की भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें
तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए विभिन्न खिलौने देते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। ये पहले मैंने बताया था आपको कि जो उनके साथ स्टार्टिंग से ही भेदभाव रहता है। ठीक है, दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती थी। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते थे कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहने जाते हैं, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, ये सभी भाई हमारे जो समाज के रीति रिवाज हैं। भाई लड़कियों को ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, वो घर के अंदर ही खेलेंगी। ठीक है, लड़कों को रौब से ये सब करने को यह बताने के लिए तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव भी पर भी पड़ता है। ठीक है, मेरी माँ काम नहीं करती, तो भैया अभी ये कि इन्होंने ये बताया हुआ है, एक आप पढ़ लीजिए निष्कर्ष। भाई इस निष्कर्ष में ये बोल रखा है इन्होंने, एक लेडीज है वो काम करती है, ठीक है, लेकिन उनके घर वाले उस काम को नहीं मानते। एक दिन वो कहीं बाहर चली जाती है तो उसके पापा को बोल के जाते हैं कि आप काम कर लेना। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे भाई सुबह होती है, जो लड़का है लड़के को स्कूल में जाना, लड़की को स्कूल में जाना है, तो जो उनके पिताजी उनके लिए सारा जो वर्क है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद सोचते हैं कि हाँ कि भाई सच में उनका भी काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो एक दिन अगर जब लेडीज बाहर रहती है तो उनको एक ही दिन में ऐसा महसूस होने लग जाता है। तो इसका मतलब लास्ट में निष्कर्ष ये है कि जो लेडीज़ जो घर पर काम करती हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत होती है। घरेलू काम का मूल्य, घरेलू काम का मूल्य क्या है भाई, इसमें क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है भाई जो घरेलू जो लेडीज़ हैं वो घर पर काम करती हैं उसका भाई ज़्यादातर कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा मूल्य है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भाई जो जेंट्स वो काम करने जाते हैं उनको भाई टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, आने के बाद कपड़े वगैरह नहीं मिलेंगे अच्छे से वाश हुए। ठीक है, तो इनका बहुत महत्व होता है इसमें। तो पढ़ते हैं भाई, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया के घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं। ठीक है, ये सोच लिया जाता है वही, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। ये सोच लेते हैं ये तो इनके घरेलू कार्य हैं और इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत कम काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। ठीक है भाई, क्या होता है, ज़्यादातर कोई भी अगर व्यक्ति है वो फैक्ट्री वगैरह में काम करता तो 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार वो सैलरी लेता है। लेकिन जो भी लेडीज़ कहीं पे घर पे भी झाड़ू पोछे का काम या खाना पकाने का काम करती हैं उनको क्या 4, 5, 6, 7 हाईएस्ट इतनी सैलरी देते हैं। ठीक है, उनके काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और वो देखो सुबह 5 से 6 बजे से काम पे लगती हैं और शाम को 7, 8 बजे तक रहती हैं। ठीक है, अभी एक निष्कर्ष बताया हुआ इन्होंने।
ये भाई, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहती थी। मैम साहबा जी महिला थी जो हर काम करने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं। शाम के समय जब मैं खाना पकाती, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम में सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? क्यों? एक तो भाई चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो भाई चप्पल वगैरह डाल के अंदर नहीं जा सकते थे। ये भाई उन्हें असमानता महसूस करवाता था कि वो भाई जो मालिक हैं वो चप्पल डाल के जा रहे हैं, फिर भी ऊपर से जैसे भाई सर्दी आ रही है तो भाई उनको ठंड महसूस भी होती थी। ठीक है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में जखने उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती थी। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाले शारीरिक काम होते हैं, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। ज़्यादातर भी जैसे गर्मियों में खाना पका रहे हैं तो उनको गैस के पास खड़ा रहना आता है। पहले ही गर्मी होती है और उनको और गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को तो जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े 1998 और 99। देखिए भाई, ये है भाई स्त्रियों के वेतन के सहित कार्य घंटे 23 प्रति सप्ताह। ठीक है, हरियाणा में। अच्छा भाई, फिर ये है प्रति सप्ताह 30। स्त्रियों कुल काम के घंटे भाई कोई ये नहीं। पुरुषों के वेतन के 38। पुरुषों के अवेतन घरेलू काम के घंटे 2। पुरुषों के कुल काम के घंटे ये भी पता नहीं। ठीक है। महिलाओं का काम और समानता। जैसे कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मानना नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सम्मानजनक व्यवस्था का भी भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं है, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है भाई, समानता सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए कि स्त्रियां पुरुषों होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आपसे कि पूरे देश के गांव में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियाँ खोले। शासन ने यह कानून बनाया कि जिसके तहत यदि किसी संख्या में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक होगी ना तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्षेत्र की सुविधा देनी होगी। ठीक है। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होने, इससे बहुत लड़कियां का स्कूल जाने भी संभव होगा। ठीक है। दोहरा बोझ देख लीजिए भाई भी है क्या। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरा बोझ के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई,
घर पे खाना ही पकाती हैं, बच्चों को भी रखती हैं और फिर साथ में खेतों में भी हाथ बटवाती हैं। चलो अभी अब ये जिसके की पॉइंट, असमिता पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने असमिता के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की गई असमिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है दो गुना बोझ, जो बताया था भाई अभी आपको। ठीक है, इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य बाहर संभालती हैं। भाई घर के अंदर जैसे खाना वगैरह और बच्चों को पालना, और बाहर खेती में भी हाथ बटवाना। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आती है, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसके गहन अभाव पहलू भी सम्मिलित हैं। अमूल्यत, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षाकृत मान्यता स्वीकृत नहीं पाता, तब वह स्वयं को अमूल्यत करता है कि भाई वो उतना काम कर रहा है और उसको उतनी इज्जत या समानता नहीं मिल रही या पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे, तो ऐसा में पहला लड़का अमूल्यन महसूस करेगा। ठीक है भाई, जो आपका काम करते हैं आप उसको भाई अच्छी नज़रों से ना देखें, उसको भाई एक अदर कास्ट का होने के ज़रिए से देखें, या भाई जो वो काम करते हैं उनको भाई मूल्यवान न माने, ये समझे भी ये काम तो ऐसे ही हैं, तो ये भैया उनको अमूल्यत करेगा। ठीक है, तो भैया आज अपना 4 चैप्टर कवर अप हो गया। इसके कल भैया हम अपना 5th चैप्टर करेंगे, फिर अपने 3 चैप्टर और रह जाएंगे। 5th मतलब आज से 4 चैप्टर रह गए हैं, फिर हम अपनी 8th की करेंगे, उसके बाद अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद भाई।